मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए, कहाँ से पाठ है? कल क्या पाठ हुआ था, ध्यान है कुछ? वर्तमाने लट सूत्र पर चर्चा होगी। क्या चर्चा हुई? वर्तमाने लट। और तो क्या चर्चा क्या होगी, अर्थ क्या हुआ सूत्र का? इसमें 3 पद हैं। 3 पद कहाँ है? एक धातु अधिकार उत्तरोत्तर गमन। सूत्र में कितने पद हैं? 2। कौन कौन? वर्तमाने और लट। एक वर्तमाने और एक लट। वर्तमाने में कौन विभक्ति है? लट में प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक हो गया। अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? धातु 5। किस किस की अनुवृत्ति आ रही है? 5 कौन हुए फिर? 3 ही तो हैं। धातु हो एक और लट, इनको मिलाकर अनुवृत्ति किस किस की आ रही है सूत्र में? 3 की। कौन कौन है वो 3? प्रत्यय। हाँ, ये 3 आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? 3 ऊपर से आ गए। वर्तमाने और लट 2 इसके हो गए। कितने पद हो गए कुल? 5 हो गए, है ना? अब इनका ही क्या करना है? इन्हीं को आपस में जोड़ करके अर्थ कर देना है। तो सूत्र में वर्तमाने है। सूत्र में क्या है? वर्तमाने को कहाँ ले जाना है? वर्तमाने को कहाँ ले जाना है? धातु हो में ले जाना है। वर्तमाने को कहाँ ले जाना है? धातु हो में ले जाना है, लट में नहीं ले जाना है। वर्तमाने को कहाँ ले जाना है? तो अर्थ क्या बनेगा? वर्तमान अर्थ में विद्यमान जो धातु, ये अर्थ बनेगा। अथवा वर्तमान कालिक जो क्रिया, वर्तमान कालिक जो क्रिया, उस वर्तमान कालिक क्रिया अर्थ में विद्यमान जो धातु, उस धातु के पर में, उस धातु के पर में, तो धातु के पर में, तो वर्तमान कालिक जो क्रिया, इतना अर्थ किसका हो गया? वर्तमाने का हो गया। ऊपर से क्या आ गया? धातु आ गया। तो अर्थ क्या अर्थ बना? वर्तमान कालिक जो क्रिया, उस अर्थ का वाचक जो धातु हुआ, उस धातु हो, उस धातु के बाद में, धातु में पंचमी है ना? धातु में क्या है? पंचमी। तो पंचमी जिसमें होती है उसके बाद में कार्य होता है। जैसे जिसमें सप्तमी होती है उससे अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है, उससे ठीक पहले को कार्य होता है। ये कोई अची में है ना, अची में सप्तमी, तो अच से अव्यवहित पूर्व में कार्य होता है। अच से ठीक पहले जब क्या होगा? इक होगा, तभी उसको क्या होगा? यण होगा। ठीक इसी प्रकार से धातु में क्या है? पंचमी है। तो जिसमें पंचमी होती है उसके तत्काल बाद में कार्य होता है। ठीक है? तो धातु में क्या है? पंचमी होने से कार्य कहाँ होगा? पर में होगा। क्या कार्य है? तो लट का विधान। लट का विधान। तो धातु में पंचमी हो गई। पंचमी होने से क्या अर्थ आएगा? धातु के तत्काल बाद में क्या हो? लट हो। ये अर्थ आ जाएगा। तो वर्तमाने का अर्थ हो गया वर्तमान कालिक जो क्रिया, और धातु हो आया, उसका अर्थ बना, वह वर्तमान कालिक जो क्रिया है वह अर्थ किसका बनेगा? धातु का बनेगा। तो क्या बना? वर्तमान कालिक जो क्रिया, उसका वाचक जो धातु। अब धातु में पंचमी है, इसीलिए धातु से पर में ये अर्थ भी आएगा। तो अर्थ क्या बन गया? वर्तमान कालिक जो क्रिया, उसका वाचक जो धातु, उस धातु के बाद में क्या हो? लट होगा। इस लट का नाम क्या पड़ेगा? प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय का भी तो अधिकार है। किसका अधिकार है? प्रत्यय का अधिकार है ना। तो प्रत्यय का अधिकार होने से इस लट को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। लट को क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक। तो अभी एक सूत्र का अर्थ हमने नहीं लगाया, यहाँ पर नहीं लगाया। कौन सूत्र छूटा? परश्च छूटा है। परश्च और परश्च सूत्र क्या का अर्थ क्या है? कि पर में प्रत्यय हो, पर में हो।
परश्च का अर्थ क्या है? पर में प्रत्यय हो। ये है। अब परश्च को लगाए बिना ही अर्थ मिल गया कि नहीं परश्च का? मिल गया। कैसे मिला? पंचमी। हाँ, धातु में पंचमी थी। जी। पंचमी जिसमें होती है उससे तत्काल बाद में कार्य होता है। जी। परिभाषा सूत्र है ना, तस्माद् द्वित्युत्तरस्य। क्या परिभाषा सूत्र है? तस्माद् पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, है ना। जिसमें पंचमी होती है उससे अव्यवहित उत्तर में कार्य होता है। व्याकरण की जो प्रक्रिया है ना उसको समझने के लिए आप ये समझिए, जिसमें पंचमी होगी उसके तत्काल बाद में कार्य होगा, जिसमें सप्तमी होगी उससे तत्काल पूर्व में कार्य होगा, जिसमें षष्ठी होगी वो स्थानीय बनेगा, जिसमें प्रथमा होगी वह आदेश बनेगा। ये सामान्य बातें हैं। जिसमें क्या होगी? पंचमी, उसके बाद में कार्य होगा। जिसमें क्या होगी? सप्तमी, उससे तत्काल पहले कार्य होगा। जिसमें क्या होगी? षष्ठी, उसके स्थान पर कार्य होगा। मतलब वो क्या बनेगा? स्थानीय बनेगा, उसी को कार्य होगा। और जिसमें प्रथमा होगी वो आदेश बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? जैसे इकह यण अचि, इको यण ची, इकह यण अचि। इकह क्या है? षष्ठ्यंत है। इकह में कौन विभक्ति है? इक शब्द है ना, हलंत। इक इकौ इकह, इकम इकौ इकह, इका इगभ्याम इगभिः। षष्ठी में क्या बनेगा? इकह। तो षष्ठ्यंत है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है इकह। तो वो इकह क्या बनता है? स्थानीय बनता है। वहाँ पर भी एक परिभाषा लगती है, षष्ठी स्थानीय योगा। क्या परिभाषा लगती है? इसलिए षष्ठी का अर्थ स्थान षष्ठी हो जाता है ना। तो इकह, इकह में षष्ठी है तो स्थानीय कौन बन गया? इकह बन गया। यण, यण में क्या है? प्रथमा। तो वो क्या हो जाएगा? आदेश। तो क्या बन गया? इकह स्थाने यण स्यात्। इकह स्थाने, इक के स्थान पर यण होवे। इतना हो गया। अची में क्या है? सप्तमी। तो अर्थ क्या बनेगा? अची परे, अर्थात अच से अव्यवहित पूर्व में जब इक होगा, अच से तत्काल पहले जब इक होगा, तब उस इक को क्या होगा? यण होगा। इसका मतलब देखिए, अच से अव्यवहित पूर्व में, अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित, अव्यवहित मतलब व्यवहित मतलब व्यवधान युक्त, व्यवहित मतलब व्यवधान युक्त, हाँ, और अव्यवहित मतलब व्यवधान रहित। तो अच से अव्यवहित पूर्व में क्या हो? इक हो। मतलब अच और इक दोनों के बीच में कोई व्यवधान ना हो। एक। दूसरा, अच कहाँ हो? इक कहाँ हो? अच से पूर्व में हो। इक कहाँ हो? अच से पूर्व में हो। तो अच और इक के बीच में एक तो व्यवधान नहीं होना चाहिए, और इक कहाँ होना चाहिए? पूर्व में। अच से पूर्व में। किससे पूर्व में? अच से पूर्व में। तो इसका मतलब क्या है कि अच कहाँ मिलेगा? बाद में। पर में मिलेगा। बात को ही पर कहते हैं। अच कहाँ मिलेगा? पर में मिलेगा। पर में मिलेगा। तो इको अणची में जो अची है उस अची में सप्तमी है। सप्तमी होने से कौन परिभाषा लगती है? तस्माद् द्वित्युत्तरस्य तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य ज्ञेयम्। हो गया ना। तो अब कई जगह वृत्तियों में क्या लिखा रहता है? इका स्थाने यण स्यात् अचि परे, अचि परे। तो ये अचि परे ये अर्थ कैसे आता है? क्योंकि अचि में क्या है? सप्तमी। सप्तमी होने से तस्माद् तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्व से परिभाषा आएगी। वो अर्थ क्या बताएगी कि अच से अव्यवहित पूर्व में जब इक होगा तभी उस इक को क्या होगा? यण होगा। ऐसा अर्थ बताएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अच कहाँ होना चाहिए? बाद में। इक कहाँ होना चाहिए? पहले। और दोनों के बीच में कोई व्यवधान भी नहीं होना चाहिए। तो इक जब पहले होगा तो अच उसके क्या हो जाएगा? बाद में हो जाएगा। तो फलितार्थ क्या निकला? फलित क्या होता है कि अचि परे सति, अच के पर में होने पर, ये अर्थ निकल जाता है। है ना। अच से अव्यवहित पूर्व में इक होने पर इक को यण हो, ऐसा बोले। क्या बोले? अच से तत्काल व्यवधान रहित पूर्व में इक की स्थिति होने पर इक को क्या होता है? यण आदेश होगा। ऐसा बोले। या इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अच के अव्यवहित उत्तर में रहने पर या अच के अव्यवहित
पर में रहने पर, ऐसा बोले। बात एक ही हुई कि नहीं हुई? अच से अव्यवहित पूर्व में इक के होने पर इक को यण आदेश होता है, ऐसा बोले। या इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच के अव्यवहित पर में रहने पर, ऐसा बोले। अर्थ तो एक ही होगा ना। क्या इसका तात्पर्य क्या निकलेगा? इक पहले ही होना चाहिए, अच बाद में ही होना चाहिए, और दोनों के बीच में कोई व्यवधान भी नहीं होना चाहिए, ये तात्पर्य ना निकलेगा। इसलिए इको यणची का अर्थ क्या बन जाता है? एक स्थाने यण स्याद अचि परे, अचि परे, परे अर्थ आ जाता है। वो तस्मिन् नेति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र की सहायता से परे अर्थ आता है ना। तो अब ये तो हो गया सप्तमी का। इसी प्रकार से जहाँ पंचमी होगी, जहाँ क्या होगी? उस पंचमी विभक्ति युक्त पद से अव्यवहित बाद में कार्य होगा, अव्यवहित उत्तर में, अव्यवहित बाद में कार्य होगा। मतलब जिसमें पंचमी होगी उसके तत्काल बाद में कार्य होगा, जो आदेश इत्यादि है वो होगा। अब वर्तमान लट में देखिए, धातु का अधिकार आ गया। पंचमी किसमें है? धातु में है। तो धातु से क्या होगा? अव्यवहित उत्तर में, अव्यवहित बाद में, मतलब अव्यवहित पर में क्या होगा? लट होगा। ठीक हो गया। तो धातु में जो पंचमी है उसी पंचमी से क्या अर्थ आ गया? परश्च का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? भाई परश्च से क्या कहना चाह रहे थे आप? कि धातु से के पर में लट हो, यही तो कहना चाह रहे थे। अब धातु में जो पंचमी है उसी पंचमी से क्या अर्थ मिल गया है? कि धातु से अव्यवहित पर में क्या हो? लट हो। ये अर्थ किससे मिल गया? धातु में पंचमी होने से तस्मात् द्वितीय से परिभाषा लग गई। परिभाषा के लगने से क्या अर्थ मिल गया? धातु के अव्यवहित उत्तर में क्या हो जाए? लट हो जाए। ये अर्थ मिल गया कि नहीं? तो परश्च की आवश्यकता है? नहीं है। परश्च की आवश्यकता है यहाँ पर? नहीं है। तो कहते हैं कि परश्च का अधिकार क्यों किया गया? परश्च सूत्र क्यों बनाया गया? है ना। ऐसा ही वहां पर भी यही प्रश्न कहाँ पर होता है? या प्रातिपदिकात सूत्र में होता है। या प्रातिपदिकात में पंचमी है ना, तो वहां भी प्रश्न होता है कि प्रातिपदिकात में जब पंचमी है तो प्रातिपदिक से अव्यवहित उत्तर में ही क्या होंगे? स्वादि प्रत्यय होंगे। उसके लिए परश्च सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? तो परश्च सूत्र क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। परश्च सूत्र क्या होता है? व्यर्थं सच ज्ञापयति। व्यर्थ होकर के ये सूत्र क्या करता है? ज्ञापन करता है। क्या ज्ञापन करता है? प्रत्ययः परो भवत्येव, कि प्रत्यय पर में होता ही है, ऐसा ज्ञापन करता है। परश्च सूत्र व्यर्थ कैसे हुआ? समझ में आया? कैसे हुआ? धातु में जो पंचमी है, हाँ, वो यह स्पष्ट कर देती है कि इसके कि जो कार्य होगा वो धातु से अव्यवहित पर में ही होगा, तस्मात् द्वितीय से परिभाषा से। और उसी परम अर्थ को लेने के लिए क्या ला रहे थे? परश्च ला रहे थे। तो परश्च का कार्य किसने सिद्ध कर दिया? पंचमी ने सिद्ध कर दिया, तस्मात् द्वितीय से परिभाषा ने, है ना। तो परश्च सूत्र क्या हो गया? व्यर्थ होकर के वो ज्ञापन करेगा। व्यर्थं सज ज्ञापयति। जो भी व्यर्थ होता है वो कुछ न कुछ क्या करता है? ज्ञापन करता है। तो क्या ज्ञापन करेगा? प्रत्ययः परो भवत्येव, कि प्रत्यय पर में होता ही है, प्रत्यय पर में होता ही है, ये ज्ञापन करेगा। इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि कभी भी आप प्रकृति, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। कभी भी आप केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जब भी आपको प्रयोग करना होगा प्रकृति और उसके बाद में प्रत्यय ला करके ही प्रयोग करना होगा, है ना। इसी का फलितार्थ एक परिभाषा निकलती है, न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। ये परिभाषा ज्ञापित होती है। क्या परिभाषा ज्ञापित होती है? न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। ये परिभाषा ज्ञापित हो जाती है। न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते। और नापि केवलः प्रत्ययः, और केवल प्रत्यय का प्रयोग भी नहीं कर सकते। केवल मतलब अकेले, अकेला, केवल आप चाहो केवल अकेले प्रकृति का प्रयोग कर दें, ऐसा भी नहीं चलेगा। आप चाहें केवल हम क्या कर दें? अकेले प्रत्यय का ही प्रयोग कर दें, ऐसा भी नहीं होगा। जब भी प्रयोग होगा किसका होगा? प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही प्रयोग होगा। जब भी प्रयोग होगा किसका होगा? प्रत्यय समुदाय का ही प्रयोग होगा। तो परश्च सूत्र ने व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापन कर दिया?
न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः। वस्तुतः ज्ञापन तो किया प्रत्ययः परो भवत्येव। ज्ञापन क्या किया? प्रत्ययः परो भवत्येव, कि प्रत्यय तो पर में होता ही है, ये ज्ञापन किया। इसका मतलब क्या निकला? फलितार्थ क्या निकला? कि न केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः, कि केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते, इसी प्रकार से केवल प्रत्यय का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जब भी प्रयोग होगा किसका होगा? प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही प्रयोग होगा। ये इसका फलितार्थ निकल जाता है जी। ठीक है, तो ये एक इसमें विशेष बात होती है, परश्च सूत्र के व्यर्थ होने से ये ज्ञापन हो जाता है। अब कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर केवल प्रत्यय का प्रयोग मिलता है, कुछ अपवाद स्थल ऐसे हैं जहां पर केवल प्रत्यय का प्रयोग, प्रकृति का वहां पर लोप हो जाता है। व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया के हिसाब से वहां पर क्या हो जाता है? प्रकृति का लोप हो जाता है। जैसे ईयान है ना, ईयान आदि कुछ स्थल ऐसे हैं यहाँ पर क्या है? केवल प्रत्यय बचा हुआ है। तो ये अपवाद स्थल है। ये सब क्या है? अपवाद तो हर जगह होते हैं ना जी, सामान्य और सामान्य नियम, अपवाद नियम। तो अपवाद स्थल कोई कोई है जहाँ पर केवल प्रत्यय का प्रयोग आपको मिल जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से अपवाद को छोड़ करके कहीं भी आप केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर सकते और न केवल प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी प्रयोग करना होगा किसका करना होगा? प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ही प्रयोग करना होगा, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर प्रकृति कौन बनेगी? धातु हो, धातु प्रकृति बनेगी। प्रत्यय कौन है? लट है ना। तो जब भी प्रयोग होगा धातु से क्या होगा? लट आदि में से कोई ना कोई लकार आएगा ही आएगा। धातु से दो ही प्रकार के प्रत्यय आते हैं, बताया था, तिंग और कृत, है कि नहीं। तो यहाँ पर कृत का विवेचन तो नहीं है, कृत का विवेचन बाद में आएगा। अभी किसका है? तिंग का विवेचन है। कृत का विवेचन कृदंत प्रकरण में है, अभी तिंग का विवेचन है। तो तिंग का विवेचन चल रहा है ना। और तिंग ये आदेश हैं, इनका स्थानीय कौन है? लट आदि 10 लकार हैं। इसीलिए जब भी आएगा क्या होगा? धातु के बाद में लकार आदि आएंगे ही आएंगे। उन लकार आदि के स्थान पर तिपादी आदेश होंगे ही होंगे, अथवा धातु के बाद में कृत प्रत्यय आएंगे ही आएंगे, है ना। तो तिंगंत कृदंत इस प्रकार के रूप सिद्ध होंगे। धातु के बाद में तिंग प्रत्यय आएंगे तो तिंगंत रूप सिद्ध होंगे, धातु के बाद में कृत प्रत्यय आएंगे तो कृदंत रूप सिद्ध होंगे, है ना। तो तिंगंत रूप बोले, कृदंत रूप बोले, ये किससे बनते हैं? धातु से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ क्या बन गया? वर्तमान क्रियावृत्तेर धातुर लट स्यात्। वर्तमान कालिक जो क्रिया, उस क्रिया का वाचक जो धातु, उस धातु से क्या होता है? लट लकार होता है। तो एक बात स्पष्ट ये समझिए कि वर्तमान काल अर्थ किसका है? धातु का है। प्रश्न होगा धातु का अगर वर्तमान काल अर्थ है तो लट क्यों लाए हैं? तो लट द्योतक है। लट क्या है? द्योतक है, वर्तमान काल अर्थ का प्रकाशक है। वस्तुतः वाचक वो नहीं है, ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि वो वाचक भी है, वो आगे आएगा, है ना। विधि मंत्रणा सूत्र में वो पक्ष आया भी है। एषु द्योत्येषु वाच्येषु वा लिंग स्यात्, इस प्रकार से वृत्ति लिखी भी है। तो अब ये जो वर्तमान अर्थ हो, भूत अर्थ हो, भविष्यत अर्थ हो, ये सारे अर्थ किसके हैं? धातु के ही हैं। और ये लट लंग लिट इत्यादि सब उसके क्या हैं? द्योतक हैं। ठीक हो गया, ये बात हो गई। और तीसरी बात क्या थी? वर्तमान किसको कहेंगे? वर्तमान की क्या परिभाषा है? तो क्या बताया था? प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम वर्तमानत्वम। जो कार्य प्रारंभ हो गया और अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो ये जो चलता हुआ कार्य इसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। ये चलता हुआ जो समय है इसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। अथवा भूत भविष्यत भिन्नत्वम वर्तमानत्वम। भूत और भविष्यत से भिन्न जो समय है उसको क्या कहेंगे? वर्तमान कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये सब लक्षण वर्तमान के बनते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान लट सूत्र का विवेचन हुआ। आगे क्या लिख रहे हैं? मूल पढ़िए। फिर है अटावितौ। अटावितौ तो हो ही गया। लट में क्या है? लौकिक संज्ञा हो जाएगी, लौकिक कह रहा हूँ, औकित संज्ञा हो जाएगी, टौकित संज्ञा हो जाएगी। अटावितौ। आगे उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नत्वम्। उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम। उच्चारण सामर्थ्य होने से लकार की क्या होती? इत संज्ञा नहीं होती। अगर लकार की इत संज्ञा करके लोप ही करना था तो उच्चारण करने की क्या आवश्यकता थी? उच्चारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा, है ना। तो उच्चारण सामर्थ्यात् लस्य नेत्वम, लस्य न इत्वम, लौकिक संज्ञा नहीं होती है। चलिए, भूसत्तायाम। भूसत्तायाम। अब पहला धातु क्या आ गया? भू धातु आ गया। भू धातु का अर्थ क्या है? सत्ता। ये सत्ता विशेष अर्थ है। सत्ता अर्थ क्या है? विशेष है। और भू धातु का अर्थ वैसे फल व्यापार भी होगा। और भू धातु क्या? अकर्मक है,
भू धातु क्या है? अकर्मक है। ठीक है, चलिए फल समानाधिकरण व्यापार वाचकता भू धातु में बैठी है। फल समानाधिकरण व्यापार वाचक होने के कारण से भू धातु क्या है? अकर्मक है। ठीक है, चलिए कर्तृविवक्षायां भूला इति स्थिते। तो कर्तृविवक्षायाम भूल इति स्थिते। अब यहाँ पर क्या है? कर्तृविवक्षायाम लिखा। कर्तृविवक्षायाम का मतलब क्या हुआ? तो कर्तृविवक्षायाम का मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो सूत्र गया था लह कर्मणि च भावे चाकर्म केभ्यः, उस सूत्र में क्या बताया गया? क्या? हाँ, कर्ता और कर्म अर्थ में लकार। हाँ, सकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में लकार। सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में लकार आएंगे, अकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में लकार आएंगे। अब यहाँ पर क्या है? किसकी विवक्षा है? विवक्षा मतलब कहने की इच्छा, वक्तुम इच्छा विवक्षा। अब किसकी विवक्षा है? तो क्या बताया? कर्तृविवक्षायाम। हम किस अर्थ को कहना चाहते हैं? तीन अर्थ है ना, कर्ता, कर्म और इसमें से हम किस अर्थ को कहना चाहते हैं? कर्ता अर्थ को कहना चाहते हैं। किस अर्थ को कहना चाहते हैं? तो हमारी कैसी विवक्षा है? कर्तृविवक्षा है। मतलब कर्ता अर्थ में हम क्या लाना चाह रहे हैं? लकार। तो लट लकार किस अर्थ में आएगा? अब कर्ता अर्थ में। लट लकार किस अर्थ में आएगा? इसलिए लिखा कर्तृविवक्षायाम। कर्तृविवक्षा होने से क्या हो गया? भू से लट लाओगे, है ना। भू धातु का ही अर्थ वर्तमान काल है। भू धातु का अर्थ ही क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है, उस वर्तमान काल को बताने वाला जो भू धातु, उससे हम क्या ले आए? लट ले आए। लट में टकार की संज्ञा, आकार की संज्ञा क्या बच गया? भू ल। हलन तो हो गया लकार। ठीक है, कर्तृविवक्षायाम भू ल इति स्थिते। आगे अब सूत्र आ गया तिप्तस झी सिप्थस्थ मिव वस्मस तातम झ था साथम ध्वम इडवही महिंग। ठीक है, इसमें 18 आदेश हैं। इसमें 18 क्या हैं? आदेश हैं। ये 18 प्रत्यय हैं। ये सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। कौन कौन 18 प्रत्यय हैं? तिप्तस झी सिप्थस्थ मिव वस्मस आताम झ था साथम ध्वम इडवही महिंग। इडवही, ये 18 क्या हैं? आदेश हैं। इनका स्थानीय कौन है? इनका स्थानीय कौन है? तो लस्य एक सूत्र है। क्या सूत्र है? उसका अधिकार चलता है, वो अधिकार सूत्र है। उत्तरोत्तर गमनम अधिकार है ना। लस्य में षष्ठी है। लस्य में क्या है? तो जिसमें षष्ठी होती है वो स्थानीय बनता है, बताया था। तो लस्य क्या हो गया आपका? स्थानीय। मतलब लस्य में लौ का ही षष्ठी का रूप है ना लस्य। तो लौ से किसको लेंगे? 10 लकारों को ले लेंगे, क्योंकि 10 लकारों में क्या बचता है? लौ ही बचेगा 10 लकारों में। तो वो 10 लकारों का जो लौ है ना, वो क्या बनेगा? स्थानीय बनेगा। उसके स्थान पर क्या आएंगे? ये 18 प्रत्यय आएंगे। एक लौ के स्थान पर कितने प्रत्यय आएंगे? 18 प्रत्यय आ जाएंगे। तो लस्य का इसमें अधिकार आता है। इसलिए सूत्र की वृत्ति क्या लिखी है? एते अष्टादश लादेश। ये एते अष्टादश लादेशाः स्युः। एते अष्टादश, ये 18 है ना। और ये 18 क्या है? लादेशाः। लस्य आदेशाः इति लादेशाः। लकार के ये आदेश हैं। भाई लस्य में षष्ठी है। लस्य में क्या है? षष्ठी होने से उसका अर्थ क्या बन गया? स्थान। स्थान षष्ठी। तो स्थानीय कौन बन गया? लकार। तो जब लकार स्थानीय है, स्थानीय का निर्धारण तो हो गया ना। स्थानीय का निर्धारण हो गया। स्थानीय कौन बन गया? लकार बन गया। तो अब ये जो बचे सूत्र में तिप्तस जी इत्यादि, ये क्या बनेंगे? ये आदेश ही बनेंगे, क्योंकि एक स्थानीय है, एक आदेश है। स्थानीय का निर्धारण हो गया। अब किसका? ये 18 क्या बन जाएंगे? आदेश बन जाएंगे, है ना। इसलिए अर्थ क्या बन गया? एते अष्टादश लादेशाः स्युः। एते अष्टादश, ये जो 18 हैं, ये क्या हो जाएंगे? लादेशाः। लस्य आदेशाः। लकारस्य स्थाने जायमानाः विधीयमानाः आदेशाः भवन्ति। ये 18 क्या हो गए? लकार के स्थान पर होने वाले आदेश हो गए। मतलब एक लौ के स्थान पर कितने आदेश होंगे? अब तिप्तस जी इत्यादि में अनुबंध के बारे में चर्चा है। तिप में पौकित संज्ञा होती है। तिप में किसकी संज्ञा होती है? पकार की संज्ञा होती है। तो वो पित्त हो जाता है। क्या हो जाता है? पित्त का फल क्या है? तो आगे आएगा सार्वधातुकम अपित्त इत्यादि सूत्र आएंगे, है ना। अपित्त सार्वधातुकम गिदवत भाव होना है ना। जो अपित्त होता है उसको गिदवत भाव होता है, जो पित्त होता है उसको गिदवत भाव नहीं होता है। ऐसे ही तिप हो गया तस में 100 की संज्ञा प्राप्त होगी हलंत्यम से, लेकिन नविभक्तौ तुस्माहा, क्योंकि तिप्तस जी की विभक्ति संज्ञा होगी ना। किससे? विभक्तिश्च सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। तो तिप्तस जी की विभक्ति संज्ञा अभी तस क्या हो गया? सकार। जहाँ भी सकार दिख रहा है ना, तस में हो गया है। झी में तो झकार के स्थान पर अंत आदेश हो जाता है। हाँ,
तो झी में तो किसी की इत संज्ञा नहीं है, तो तिप त जी सिप, सिप में पौ की इत संज्ञा वही पित है। तिप सिप मिप तीन क्या है ये तो पित है। पित है। तिप सिप मिप पित है। 18 प्रत्ययों में 3 प्रत्यय ऐसे हैं जो पित हैं। 18 प्रत्ययों में 3 प्रत्यय कैसे हैं? बाकी सब क्या हैं? अपित हैं। तिप सिप मिप ये 3 क्या हैं? और अन्य 15 की क्या हो गए? अपित हो गए। तो पित और अपित का फल आगे आएगा, सार्वधातुकम अपित। ठीक हो गया। अब तस झी सिप हैं, तिप सिप मिप को एक तरफ कर दीजिए। अब जिसके अंत में सौ है वो कौन कौन है? तस थस वस मस, ये हो गए ना। कितने हो गए ये? 4 हैं? तस थस वस मस, इन चारों में सकार की संज्ञा प्राप्त होगी हलंत्यम से, लेकिन न विभक्तौ तुस्मा से निषेध हो जाएगा, इसलिए सकार की संज्ञा नहीं हो। तो 4 ये हो गए, 3 वो हो गए, कितने हो गए? 7। एक झी हो गया, झी में तो किसकी संज्ञा प्राप्ति नहीं है। ठीक हो गया। थौ है, थौ में भी किसकी संज्ञा प्राप्त नहीं है। हो गया ना। और क्या बचा फिर? 9 हो गए आपके 9। क्या हो गए? 9 तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस मस, ये 9 तो इधर हो गए। उधर क्या है? तो आताम, उसमें किसकी होगी? आताम में मौखिक संज्ञा प्राप्त होगी। तो में किसी की प्राप्त नहीं है, झ में किसी की प्राप्त नहीं है, आताम में किसकी प्राप्त है? उसका भी न विभक्तौ तुस्माहा, विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकारा नेतस्यु, तवर्ग सकार मकार होता है ना, तो मकार की भी संज्ञा का निषेध हो जाएगा। तो आताम जो थास में सकार की संज्ञा का हलंत्यम से हो गया, आथाम में मकार की संज्ञा का न विभक्तौ तो उसमें से निषेध हो गया। थास में जहाँ भी अंत में सौ और मो हैं उनकी संज्ञा का निषेध कौन कर दे रहा है? तो थास आथाम ध्वम। इट में जो टकार है वो केवल उच्चारण की सुविधा के लिए है, उच्चारण की सुविधा के लिए। और वहिंग वही महिंग वही महिंग में आपका किसी की प्राप्ति है नहीं, वही में इसकी संज्ञा प्राप्त नहीं है। महिंग में जो नकार लगाया गया, महिंग में जो वो क्यों है? वो प्रत्याहार बनाने के लिए, तिंग प्रत्याहार बनेगा ना, या तंग प्रत्याहार बनेगा। तिंग प्रत्याहार बनेगा या तंग बनेगा। तंग प्रत्याहार आत्मनेपद में बनेगा, तिंग प्रत्याहार तो पूरा ही बनेगा। तो तिंग और तंग प्रत्याहार बनाने के लिए क्या लगाया गया? नकार लगाया गया है। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये 18 प्रत्यय हो गए। ठीक है। अब इन 18 प्रत्ययों के भी 2 विभाग होंगे। 9 क्या बनेंगे? परस्मय पद। 9 क्या बनेंगे? आत्मनेय पद। ठीक है। वो आगे आएगा, लह परस्मय पदम, ये सूत्र आएगा। वो परस्मय पहले 18 के 18 की क्या कर देगा? परस्मय पद संज्ञा कर देगा। उसके बाद फिर आगे सूत्र आएंगे, तंगाना आत्मनेय पदम, अनुदात तंगिता आत्मनेय पदम, स्वरित कर्तव्यप्राय क्रियाफले, इनसे आत्मनेय पद का विधान होगा। फिर शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद हो जाएगा। उसके बाद भवती इत्यादि की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी इन 18 प्रत्यय को याद कर लेना है। इनमें जो जहाँ भी सकार मकार दिख रहे हैं उनके हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन उसका क्या हो जा रहा है ना? निषेध हो जा रहा है, इसलिए वो उनका लोप नहीं हो रहा है। महिंग में गकार की महिंग में गकार इत संज्ञक है, वो गित है, इसलिए तिंग प्रत्याहार तंग प्रत्याहार बनता है। इठ में टकार की संज्ञा, टकार जो है वो काय के लिए? मुख सुखार्थ है, उच्चारण के लिए है। और तिप सिप मिप ये 3 क्या हैं? पित हैं। बाकी सारे क्या हैं? अपित हैं। और पित और अपित का फल किसमें आएगा? सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम ङिद्वत। जो अपित सार्वधातुक है, जिनमें पकार की संज्ञा नहीं होती, उसको ङिद्वत भाव हो जाता है, वो ङित के समान माने जाते हैं। तो 15 प्रत्यय क्या हो जाते हैं? ङितवत हो जाते हैं। और बाकी ये 3 क्या हो जाते हैं? इनमें ङिद्वत भाव नहीं होता। ङिद्वत भाव का फल क्या है? तो किंगिति च, किंगिति च से क्या होता है? गुण और वृद्धि का निषेध हो जाता है। गित कित ङित निमित्ते एक लक्षणे गुण वृद्धि नस्तः, है ना। तो ये सारी चर्चा आगे के पाठों में आएगी। तो इतना पाठ तैयार करके आइए, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। अग्रिम चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।